हर्ब का सेल मुसलसल ऑफ जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद हिम। हबीब शदीद चुंचलाहट में मुब्तला कह रहा था। ईगल से कांटेक्ट कर लो, वो डिटेल्स बता देगा। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय। एमाज से कांटे में लगे ड्राई केक का पीस खाते कहा। तुमने यहाँ बिजनेस तो अच्छा सेट कर रखा है बाय द वे। हबीब ने तारीफ की। गत्ते का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है मेरे असल बिजनेस के लिए। किसी को खबर ही नहीं होती। इतने बड़े बड़े कर्टन में असला जा रहा है, हीरोइन या अमेरिकन सोदिया करेंसी। वो अब भी नाश्ते में मसरूफ बोल रहा था। अगर कभी रेड पड़ जाए तो? अभी बोला। ऑर्डर्स अलर्ट हैं और पुलिस महकमे में भर्ती एसएचओ भी हर खबर वक्त से पहले पहुंचा देता है। एक एसपी भी ताउन कर रहा है। एमाज से आरामदिल लहजे में कहा। पाकिस्तान की पुलिस तो बड़ी ही लालची है यार। हबीब ने कमेंट पास किया। ऐसी बात नहीं है। हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बस जिनको पैसे की लालच हो वो अपनों की पीठ में छुरा घोंपने में वक्त नहीं लगाते। और कुछ डेक की भी मेहनत है। खैर, अब तुम देख रहे हो तो वक्त पर पैसे ट्रांसफर कर दिया करो उनके अकाउंट्स में। इसीलिए तो हर्ब को कॉल कर रहा था कि कल जो माल ईगल ने डिलीवर किया है उसमें जिस पुलिस ऑफिसर ने मदद की है उससे कितने की डील हुई थी। मगर वो है कि कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। हबीब ने बियर का ग्लास रखते फिर से सेल पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी। एक तुम लोगों की ये पीने और रेड लाइट एरिया का राउंड लगाने की आदत से मैं बहुत तंग हूँ। एटलीस्ट टेक में ये आदत नहीं थी। वो नागवारी से बोला, फिर पानी का ग्लास होंठ से लगा लिया। यार, क्या याद करवा दिया। वो लड़की, यकीन मानो महनाज, ऐसा हुस्न मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा। तुम सोच नहीं सकते वो लड़की कितनी कीमती है। कोहिनूर से बढ़कर है। सोना तो पानी भरता है उसके सामने। उसको देखकर ही हबीब ने आगे वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हाथ में पकड़े कांटे को एमाज से जोर से प्लेट में पटका और सुर अंगारा आंखों से हबीब को घूरा। कूल डाउन ब्रो। अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो तो गई ना तुम्हारी ना मेरी। हबीब का अंदाज चिढ़ाने वाला था। वो मेरी है। मिनाज इसहाक ने जिन नज़रों से उसे देखते ये बात की थी, हबीब को वो अपने हवासों में नहीं लगा था। हबीब के सामने पड़ा बियर का ग्लास उसके मुंह पर उंडेलने के बाद उसे बालों से पकड़कर चेहरा ऊपर कर दिया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ा झुका और लाल अंगारा आंखों से घूरा। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी हबीब। अब अगर तुमने उस लड़की के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो दोस्ती दुश्मनी में बदलते एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। सर्द लहजे में कहते ही एक झटके से उसके बाल छोड़े। आर यू मैड? होश में आओ मिनहाज इसहाक। होश में आओ। ये पागलपन, ये दीवानगी तुम्हें पहले भी ले डूबी थी। अब की बार भी कहीं ऐसा ही ना हो। तब तुम रूहानी मौत मरे थे, अब हकीकी मौत मरना चाहते हो। हबीब काटदार लहजे में बोला। वो ऐसी नहीं, वो बहुत मासूम है। मिनाज ने उसकी जानिब पीट कर ली थी। हबीब का कहका गूंजा। पागल मत बनो मिनाज, और उस लड़की को तलाश मत करो, वरना वो बर्बाद कर देगी तुम्हें। अगर उसे पास रखोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के जानवर से डर जाएगी। और है तो इसी मुल्क की बासी जिससे तुम्हारी जिंदगी को जला डाला। तुम इस मुल्क की बासी से मोहब्बत करने चले हो जिससे तुम्हारी कायनात को सोबी बना दिया। हबीब उसके सामने खड़ा हो। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। पहली बार उसका लहजा लड़खड़ाया था। डोंट से कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। हबीब का तंज बहुत गहरा था। हो गई है हबीब, ये देखो मेरा दिल धड़कने लगा है। उससे हबीब का हाथ थामकर अपने सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर रखा। हबीब हंसा, फिर पीछे हटा और एमाज से उलझन भरे चेहरे को देखा। फिर उसकी हंसी कहकों में बदल गई। डाइनिंग हॉल घूमने लगा था। हबीब के कहके ऊंचे होते जा रहे थे। चुप हो जाओ। एमाज से धाड़ते साथ मेज पर सजे चंद लवाजमात पे जमीन बोस किए। हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। मोहब्बत एक बार इस्तेमाल करो, दोबार, तीन बार, दिल भर गया छोड़ दो, मोहब्बत ना करो। अजीब से लहजे में कहता वो फिर मेनाज के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। मोहब्बत करोगे तो मारे जाओगे मेरे दोस्त। फिर वो उसके दिल पर हाथ मारता नीचे गिरे टूटे बर्तनों से पैर बचाता निकल गया। मेनाज वहीं खड़ा था। तरक्की कद वो आज भी वहीं खड़ा था, उसी मुकाम पर, बदले की आग में झलकता सुलगता। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती जा रही थी, मेजर आस आलम के चेहरे के जाविये बदलते जा रहे थे। हबीब जा चुका था। मेनाज वहीं खड़ा था। अनस से एक नज़र मेजर आस आलम को देखा और फिर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। फिर वो उठा और लॉन्च में चला आया। उसे अपने हुलिये की परवाह नहीं थी। बगैर शर्ट के सोया था। फिर शोएब की भेजी वीडियोज देखी और मेनाज की डायरी की चंद तस्वीर जो उसके पास मौजूद थी उन पर लिखे कोड वर्ड समझने लगा। हबीब को कॉल करके माल की डिलीवरी का बताया और अब अनस की लाइव वीडियोस देखने लगा। अनस एमाज प्लाजा में गार्ड के गेटअप में घुस जाता था। इतने गार्ड से वहाँ कि उसको पहचानना मुश्किल था।
वैसा ही यूनिफ़ॉर्म तैयार किया था और एक ख़ास निशानी जो गार्ड्स के यूनिफ़ॉर्म पर एक लोगो था, वो भी लगवाया था। तकरीबन 11 बजे का वक़्त था और वो अभी तक पड़ी सो रही थी। सोफ़े पर मौजूद सफ़ेद चादर में लिपटे वजूद को देखकर मेजर आसालम के तन-बदन में आग के शोले भड़क उठे थे। हमारी नींदें हराम करके तुम मज़े से सो रही हो। मेजर आस ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वो जो दांतों की डांट फटकार बाबा की आवाज़ों और साइकिल के बालों में उंगलियां चलाने से भी न जागती थी, उसकी धार पर और मजबूत आईनी गिरफ्त पर पल भर में होश में आई थी। मैंने तुम जैसी पागल लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। तुम्हें अपने घर से गायब हुए आज चौथा दिन है और तुम हो कि तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हो रही। मेजर आज से एक जोरदार झटके से उसे सोफे पर फेंका। फिर वो बैठने के अंदाज में गिरी थी। कौन से तीर चला कर आई हो उस वैशी दरिंदे पर कि वो घायल हो चुका है? बोलो। उसे बालों से पकड़कर एक झटके से अपने मुकाबले किया था। बताओ मुझे। उसकी आंसू से भरी आंखों में शिकायत थी, नासमझी थी, दर्द था, साथ ही उससे खौफ भी लिखा था। मेजर आज से गिरफ्त उसके शहद रंग बालों पर मजीद सख्त हो गई। हाँ, उसे दर्द से आंखें मीच लीं। सर प्लीज। अनस ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। आज से गुस्सैली नजर उस पर डालकर अपना बाजू छुड़वाया। नीलम सहम कर घुटने अपने सीने से लगा चुकी थी और होले होले लरस रही थी। जान से मार दूंगा मैं इस आफत को। मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। वो खूंखार नजरों से उसे घूरता आगे बढ़ा था। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकली और चेहरा सोफे की पुश में छुपा लिया। टाइगर, इसमें इस बेचारी की क्या गलती? अनस उसके आगे आ गया। बेचारी, अपनी ये मासूम शक्ल और हसीन चेहरा लेकर ये ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। मेरे हर रास्ते पर दीवार बन गई है। वो अब भी डरी सहमी कामती हुई नीलम को घूर रहा था। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। उसके इल्जाम पे वो तड़प कर बोली। बकवास बंद करो अपनी। अचानक वो बिफर कर उसकी जाने पड़ा और सरायदार गर्दन को अपने दाएं जख्मी हाथ से थाम लिया। जख्मी हाथ में भी इतनी ताकत थी कि नीलम को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। सर छोड़े इसे। अनस ने जबरदस्ती उससे पीछे किया। आज से सोफे को इतनी जोर से लात रसी थी कि नीलम को साफ हिलता नजर आया था। मिनाज अब इसकी तलाश करेगा। अब इसे वापस भी नहीं भेज सकते, अपने पास भी नहीं रख सकते। क्या करें इस मुसीबत का? अजाब बन गई है ये लड़की मेरे लिए। वो सख्त नफरत से कह रहा था। नीलम की हिचकियां और उसका रोना उसे और गुस्सा दिला रहा था। अनस इसे कहो चुप हो जाओ, इससे पहले कि मैं इसे गोली मारकर सारा किस्सा तमाम कर दूं। वो जो सिंगल सोफे पर बैठा था अचानक खड़ा हुआ। उसके सामने घुटनों के बल बैठे अनस ने उसे बाजू से पकड़कर बिठाया। नीलम प्लीज, आप रूम में जाएं। अनस आंसू बहाती नीलम से बोला। नहीं, नहीं जा रहे हम, मार दो हमें। वो शरीर गुस्से में आंसू रगड़ती चिल्लाई थी। आस का गुस्सा सवा नेज़े को पहुंच गया। वो उसकी जानिब लपकने लगा था जब अनस ने उसे फिर बीच रास्ते में ही रोक लिया। नीलम अपने अस्सी गुस्से की बिना पर बोल तो चुकी थी, मगर उसके तेवर देखकर खौफजदा होती सोफे से छलांग मारती कमरे की तरफ भाग गई। इतने परेशान कुन हालात में भी अनस के होंठ मुस्कुराए थे। महनाज ने एक जाली सर्वे टीम तश्कील दी थी जो घर घर जाकर लोगों से जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का पूछती अगर कोई स्टूडेंट होता तो उसे एक पेपर देती जिस पर चंद स्टडी से क्रिएट होते डिप्रेशन के जुमले लिखे होते। उनके आगे खाने बने थे जवाबात के। उसको पुर करने से पहले अपना नाम और जामिया का नाम लिखना होता। साथ उम्र भी। ये टीम उसी इलाके के आसपास गर्दिश कर रही थी जहाँ पर नीलम गार्ड्स को मिली थी। अनपढ़ लोग उस एरिया में ज़्यादा थे। सर, इस एरिया में तो 12 गर्ल्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी और किसी की भी शक्ल उस लड़की से नहीं मिलती जिसकी तस्वीर आपने दी थी। टीम के सरबराह ने इन्फॉर्मेशन दी। मैंने आज नीलम को उस कमरे में इसीलिए कैद किया था क्योंकि वहाँ कैमरा नस्ब था और उसी से तस्वीर ली गई थी। अच्छा, फिर उसके साथ जो एरिया है वहाँ भी ये सर्वे करो। मीनाज ने सोफे से उठ के कहा। लेकिन सर, ऐसे सर्वे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो। वो कुछ कहते कहते रुक गया। तो क्या? आप कोई भी बहाना बना दें, मुझे बस वो लड़की चाहिए। मीनाज ने उसकी बात काट दिखा और फिर आतन कोट का बटन बंद करते बाहर निकल गया। अनस फ्राइंग पैन में अंडा तोड़कर डाल रहा था और मेजर आस रफूलिये में ट्राउजर शर्ट पर गीले बाल लिए उस हार को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे एक हाथ में एक छोटा सा पेचकस था। खुला। अनस अंडा पलटते चम्मच हाथ में लिए ही उसकी तरफ आया। बस हो गया। हाथ से छोटा सा कील काउंटर पर रखा और वो सिक्के नुमा डब्बा खोला। उसको खोलते ही तेज चमक ने उनकी आंखों में देखा। उसके अंदर 1.5 कैरेट और 7 mm डायामीटर के काफ़ी सारे हीरे थे। दूसरे सिक्के में
और तीसरे में भी उनकी चौड़ाई उतनी ज़्यादा थी कि वो आसानी से उसमें समा गए थे। वो सब ओवल कट में थे। आज से उन डायमंड स्टोन्स को उठाया और किचन की रोशनदान से आती तेज धूप में करीब से देखने लगा। उसके अंदर एक दो स्याह धब्बे नजर आ रहे थे जो कि कार्बन के सफाई की बिना पर थे। उनकी स्थिति का अंदाजा हो चुका था। मेजर हाथ से गहरा सांस लेते उसे वापस रख दिया। अनस से उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा। आस और वो रोशनदान की जानिब खड़े थे। काउंटर पर हीरे और संवर्ध के पत्थर पड़े थे। मेजर आस आलम ने पीछे मुड़कर देखा। नीलम काउंटर के पास खड़ी थी। उसके एक हाथ में संवर्ध का पत्थर था और उस पर उंगली फेर रही थी और सामने छोटे छोटे अलमास बिखरे पड़े थे जिनकी चमक उसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। कहते हैं कि कोहिनूर जो कि इस वक्त दुनिया का बेहतरीन और सबसे कीमती पत्थर है, उसकी कीमत अंदाज़न 10,000 अरब रुपए होगी। अगर वो हीरा भी उसके सामने रख दिया जाता और एक तरफ सुमुर्द, तो वो सुमुर्द को ही तरजीह देती। ये तो फिर आम से हीरे थे। एक और अजीब बात थी उस लड़की में जो मेजर आस आलम ने शिद्दत से महसूस की थी। अनस ने मेजर आस की जानिब देखा जो नीलम को देख रहा था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उसकी आवाज़ से हमेशा ही एक रौब होता था जो अब भी कायम व दायम था। नीलम ने हड़बड़ाकर उसे देखा और फिर सुमोध का पत्थर जोर से मुट्ठी में भींच लिया। जाओ यहाँ से। वो धाड़ा। नीलम जाने लगी तो उससे दोबारा आवाज़ सी। सुनो। नीलम के बढ़ते कदम थम गए थे। वो तो उसके एक इशारे पर बर्फ भी हो सकती थी, सो पलट गई। मेजर हाथ से उसके पलटने पर उसके सरायदार गर्दन पर अपनी उंगलियों के निशान बहुत वासिया देखे थे। इसे वापस रखो। मेजर हाथ से उसकी बंद मुट्ठी की जानिब इशारा किया। वो उससे मुट्ठी और ज़ोर से खींच ली। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हर गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करो, और जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उस पर आपका हक जताना बनता भी नहीं है। वो संजीदा था। ये उसकी पोस्ट सी या ओहदे का असूल कि उसके मिजाज में नरमी थी ही नहीं। नीलम उसकी बात पर शर्मिंदा हुई, आगे आई और एक नज़र काउंटर पर बिखरे अलमास और सुमुद के पत्थर पर डाली और फिर मेजर आस की जाने देखते इत्मीनान से दूसरा पत्थर भी उचक लिया। ये हार भी तो आपका नहीं है, फिर आपने क्यों अपना हक समझकर इसे खोला और हीरे निकाले? उसकी हाजिर जवाबी ने मेजर आस के गुस्से की रग फिर से भड़का दी थी। मैंने तुमसे कहा इन्हें वापस रखो। उसका लहजा हुक्म देता हुआ था। माथे पर अनगिनत पल पड़ चुके थे। ये ले, जहेज में ले जाइएगा। उसके गुस्से पर वो पत्थर काउंटर पर पटक कर चली गई। बहुत ही बदतमीज लड़की है। उसके लब बड़बड़ाए। अनस मुस्कुराहट जब्त करने को हीरे हाथ में लिए उन पर सर झुका गया। बहरहाल उससे कभी मेजर आस को किसी से इतना झुंझुलाते और चिढ़ते नहीं देखा था और उससे ये भी इतराफ़ करना पड़ा कि उससे कभी किसी लड़की को मेजर आस को ऐसे तड़क कर जवाब देते भी नहीं सुना था। फार्म हाउस से बड़े बड़े कार्टन्स बिखरे पड़े थे। बहुत सारे आदमी कामों में जुटे नजर आ रहे थे। हेरोइन और कोकेन के अलावा दूसरी नशावर अशिया भी मौजूद थी। ईगल कहाँ है? हर कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहा है? मैंने पैकिंग शुरू करवा दी है। ये सब कैफेटेरिया मुंतकिल करना है और वहां से ही यूनिवर्सिटीज में भेजना है। यूनिवर्सिटीज के नाम मैं बाद में बता दूंगा। पहले तुम उसे नाजमाबाद, गुलबर्ग, बिन कासिम वाले होटल्स में भेज दो। और हाँ, पेमेंट के लिए एमास प्लाजा आ जाना। होटल्स वाला माल मैं भेज रहा हूँ और इस बार कीमत में इजाफा किया है। डील तो डन है, फिर भी कोई चूर चुरा करे तो टीटी निकाल लेना, समझे? हबीब ने पहली मर्तबा उसे सेल पर पूरा प्रोग्राम बताया था, वरना वो ऐसा रिस्क बहुत कम लेते थे। मगर चूंकि हर्ब ने लापरवाही बरती थी तो उसे काम को वक्त पर अंजाम देना था। हम अपना सारा काम मुकम्मल करके अब कैफे ही जा रहा है, बल्कि पहुंच गया है। हर्ब यहीं होगा। हम पूछ लेता है उससे कि आपको खबर क्यों नहीं किया। ईगल तेज तेज बोल रहा था, शायद सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। हबीब ने यही महसूस किया था। है वो वहाँ? हबीब ने पहले लंबी खामोशी के बाद दरियाफ्त किया। दूसरी जानिब ईगल ने ताला खोलकर कैफे के पिछले कमरे में कदम रखा। तुम बोल क्यों नहीं रहे ईगल? हबीब ने झुंझुलाते हुए पूछा। सर वो हर्ब यहाँ है तो मगर उसे सामने पड़ी हर्ब की जख्मी गली सड़ी लाश को देखकर कहा, जिसके ऊपर चूंटियों और कीड़ों ने झुरमुट डाल रखा था। उनका बस चलता तो हर्ब की लाश को उठाकर ले जाते। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं बल्कि एक हकीकत थी जिसका सामना करना किसी आम शख्स के बस की बात नहीं थी। इस वक्त हर्ब की लाश की जो हालत थी उससे घिन ही की जा सकती थी। मगर क्या? हबीब को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। हर्ब की लाश पड़ी है इस वक्त हमारी आंखों के सामने। ईगल ने आहिस्ता आहिस्ता कहते हबीब के पैरों से जमीन खिसका दी। क्या कह रहे हो तुम? वो तकरीबन चिल्लाया था। दो गालियां भी गुस्से में उसके मुंह से निकली थीं। सर, वो मर चुका है। कीड़े उसकी लाश के साथ चिपके पड़े हैं। ईगल अब भी बोल रहा था जबकि हबीब सुन खड़ा था।
फार्म हाउस के लॉन में हर तरफ काम जारी था, मगर उसके आसपास सन्नाटे थे। उनके ट्राई एंगल टीम की एक साइड खत्म हो चुकी थी, मगर दर हकीकत यहाँ पर भारत के लिए किसी बम ब्लास्ट से कम ना थी। तो क्या उनकी कामयाबी अभी मुकम्मल होने से पहले ही डूब गई थी? रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। आसमान स्याह चादर ओढ़े अंधेरा फैलाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर शवाल का बारीक चांद भी उसे मात देने को सरगर्दा था। तारे भी अपने मेहताब के खलीफ थे। तभी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हल्की हल्की रोशनी आसमान के सीने से फूटती ज़मीन पर चमक रही थी। वो मदहोशी की नींद सो रहा था, जैसे नन्हे बच्चे पेट भर जाने पर मीठी नींद के आगोश में जा सोते हैं। उसके सरहाने पर वो सफ़ेद गुलाबी रंग की डायरी खुली पड़ी थी। हवा के दोष पर उसके वक्त फड़फड़ा रहे थे। पलट पलट कर शायद दुरुस्त जगह थम जाने की सही कर रहे थे। फिर आखिर उनका सफ़र तमाम हुआ। लिखाई का आखिरी सफ़ा खुला था, जिस पर उस बैरून सिर्फ शख्स से चंद अरबी जुमले तहरीर किए थे। क्या तासाद था ये? कोई बायक वक्त जुल्म और मोहब्बत कैसे कर सकता है? शायद हर शऊर रखने वाला शख्स इस हकीकत को मानने से इनकार कर दे कि जालिम के दिल में मोहब्बत की कौन पल फूट रही है। मगर कुदरत के हर फैसले में राज पोशीदा है, असरार छुपा है। हर कोई उसे खोज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख्वाब मोहब्बत की किसी हसीन वादी में उतरा वो यूनानी देवता नींद में कसमसाया। सफ़ेद रंगत वाला आईनी बाजू डायरी के सफ़े पर आ टिका, जहाँ उसके तहरीर करदा जुमले साफ पढ़े जा सकते थे। तुम्हारी आंखें मिसल हैं शब्बे बारिश की, मेरी कश्ती उसमें डूब सी जाती है, मेरा लिखा उनमें गर्क हो जाता है, बिलाशुबा आइनों की याददाश्त नहीं होती। मज़ार कबानी का शेर तहरीर था, जिसे शायद अश्वहाती किसी आंख की याद में लिखा था। मोहब्बत की वादी में सैर करते यूनानी देवताओं सा वो शख्स बहुत दूर निकल आया था। फूल पौधे दरख्त बहती नदियाँ मीठे चश्मे सब कितनी तस्कीन पहुंचा रहे थे उन गुलाबी आंखों को। अचानक जलजला आया, जमीन की तह बदल गई। वादी तो कहीं नीचे दब गई। आग के शोले बुलंद हो गए, और कमाल था ये कि आग समंदर में लगी थी। भला पानी में भी आग भड़क सकती है? अकल से मेल ना खाती थी ये बात, मगर वो देख रहा था। सब उसके सामने था, बहुत करीब, बेहद नज़दीक। वो आग में जल रही थी। उसके सब्ज़ कांच जैसे नैनों में आग के शोलों का अक्स था। निगाहें उस पर थीं, मिन्हाज इसहाक पर, जिसके साथ 24 घंटे दर्जन रखवाले रखते थे। भला वो जिसे अरसे से एक खराश भी नहीं आई थी, वो भला उसके लिए कूद सकता था इस आतिश में? अगर हाँ, तो ये नीलम इब्रार का इंगिश्ते पतंदा की कैफियत से गुजर था। वो दौड़ पड़ा था उसकी जानिब, जो नजरें आतिश हो रही थी। उस गोल आतिश के दायरे में दाखिल होते ही वो किसी मारवाई मखलूक के मिसल गायब हो चुकी थी, और आतिशी शोले उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। घेरा तंग होने लगा था, उसे पसीने आने लगे थे। सफ़ेद रंग चेहरा आग के भड़कने पर सुर्ख होने लगा। हर रास्ता बंद था। आग ही आग, शोले ही शोले। आह! उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। वो हड़बड़ा कर उठा था। 5-6 कार तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। 2 स्लाइड्स विंडो से और बकिया दरवाजे से। मिनाज का पूरा चेहरा एसी की तेज़ कूलिंग में पसीने से तर था। उसकी ब्लैक टी-शर्ट में से झाँकती तनी हुई गर्दन भी पसीने से भीगी पड़ी थी। क्या हुआ? हबीब बर्क रफ्तारी से अंदर दाखिल हुआ। गार्ड्स को रास्ते से हटाते ही मिनाज की तरफ बढ़ा, जो अभी तक बिस्तर पर बैठा था, और चेहरे का पसीना बाजू से साफ करता अपने हवासों में नहीं लग रहा था। एवरीथिंग फाइन? आर यू ओके? हबीब उसके डबल बेड के किनारे टिकते पूछ रहा था, साथ ही हाथ मिनाज के बाजू पर रखा था। मैं मरने वाला हूँ, उससे सर उठाते अजीब सी बात कर दी। बहरहाल ये सवाल हबीब के लिए बहुत ही गैर मुतवक्का था। वाई आर यू आस्किंग सिली क्वेश्चंस? हबीब ने नागवारी से सवाल किया। मैं उसके जाने के बाद से पागल सा हो गया हूँ। मेरे हवास साथ छोड़ने लगे हैं। बस वो याद है, वो आंखें नजर आती हैं, वो फरियादी आवाज़ सुनाई देती है, वो लम्स महसूस होता है। हबीब उसके। वो अटका, फिर बेड से नीचे उतर गया और दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। वो शदीद इज़्तिराब के आलम में था। फिर दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। उसके अलावा मेरी याददाश्त, बसीरत, समात, महसूसियात सब फना हो गए हैं। ऐसे लगता है कोई जहर फूंक दिया हो जैसे। मसहूर कर लिया है मुझे। उंगलियां बालों में फंसाए हालत दीवानगी में बोला, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। तुम अपने हवासों में नहीं हो। हबीब ने ताज्जुब से कहा। हाँ, मैं नहीं हूँ अपने होशो हवास में। मैं अपने आप में नहीं हूँ, और अगर मेरी जगह कोई और होता
तो भी इस वक्त इसी दीवानगी का मुजाहरा कर रहा होता। तुम वो बेड पर टिके हबीब की जाने बढ़ा, उसको दोनों बाजू से थाम कर भड़कते हुए खड़ा किया। गार्ड्स हबीब के आते ही जा चुके थे। तुम बताओ, ये शोला सा क्या है जो मेरे हर मने दिल को जलाए दे रहा है, जिससे मेरे नफ्स को निचोड़ कर रख दिया है? ये कैसा मादा है जो तल्ख अमेज लज्जत लिए मेरे रगो पे में उतरे चले जा रहा है? मुझे बताओ। उससे हबीब को जो छोड़ा, मुझे बताओ ये किसके पर हैं जो शब की खामोशी में मेरे बिस्तर के गिर्द फड़फड़ाते हैं और मेरी आंख खुल जाती है। उसका इंतजार करने लगता हूँ जिससे मैं ना आशना हूँ। मैं हमतन गोश रहता हूँ उस आवाज पर जो समाज से मारवा है, नजर जमाए उस वजूद पर जो बसारत से मावरा है, और सोचने लगता हूँ उसको जो मेरे लिए नाकाबिले फहम है, और महसूस करता हूँ उसको जो मेरे लिए मावराए अदराक है। मैं इस अनजानी कुव्वत के सामने क्यों सरनगू हो गया हूँ जो मुझे मार रही है, जला रही है, नजरे आतिश कर रही है, हाथ में मिला रही है। उसे झटके से हबीब को छोड़ा और फिर रुख मोड़ गया। अपने बहने के करीब आंसुओं को अंदर धकेलने लगा, मगर वो बगावत करने को तैयार थे। गोशू को अबूर करने के लिए सरकश थे। उससे तंग खड़े हबीब को बाजू से थामा और दरवाजे से बाहर छोड़ाया। तेजी से दरवाज़ा मुकफ्फिल कर दिया। फिर बेडग्राउंड से होती उसकी नज़र ऊपर गई, जहाँ कभी उसकी तस्वीर थी। वहाँ कुछ घंटों पहले किसी और की तस्वीर लगा दी गई थी। बदामी साख्त वाली मोटी आंखों से आंसू बहकर गुलाबी आर्स पर तैर रहा था। होंठ अधखुले थे, जैसे कलाम करने की ख्वाहिशमंद हो। नाक का अगला हिस्सा ऐसे सुर्ख था जैसे मरी या सवात में बर्फबारी के मुकामात पर अक्सर लोगों का होता है। शहद रंग जुल्फों की चन्नटें मेरे सी रंगत को मात देते चेहरे के अतराफ में बिखरी पड़ी थीं। वो बेड पर खड़ा हो गया, उस लार्ज पिक्चर पर हाथ फेरने लगा। उसका हाथ आंखों तक तो न गया, बस उस बहते आंसू को छू सका था। फिर एक एक नक्श पर इंगिश्त शहादत रख के महसूस करने लगा। तुमने कभी समंदर को हारा देखा है? मैंने देखी है एक चश्म ऐसी भी। तुमने कभी याकूत को गुद्दास देखा है? मैंने देखे हैं दो लब ऐसे भी। तुमने कभी रेशम से भी मुलायम शय को छुआ है? मैंने महसूस किए हैं गेसू ऐसे भी। पिछले 10-11 सालों में ये पहली रात थी जो गर्व और अजियत में लिपटी मिनाज इसहाक के वजूद पर चढ़ चुकी थी। हाय अब्रार, हाय मेरे बच्चे। साइका दादों की तकलीफ पर पड़ाहट अंधेरे कमरे की खामोशी को चाक कर चुकी थी। यकायक पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। इब्रार साहब तेजी से माँ की जाने लपके, जो दिल पर हाथ रखे तख्त से उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साइका नीचे कालीन पर सोई थी। उसकी जब तक आंख खुली, इब्रार साहब माँ को थाम कर बैठ चुके थे। वो भी सराहने पड़ा दुपट्टा दुरुस्त कर दी उनके पास चली आई। दादू को क्या हुआ? साइका ने वालिद से पूछते बाल समेट कर कान के पीछे उड़स दिए। पानी दो, इब्रार साहब ने माँ का हाथ थामे कहा। इब्रार, मेरी बच्ची कहाँ है? कुछ पता चला? दादू उखड़ी सांसों के दरमियान बोली। अम्मा पानी पी लें। इब्रार साहब ने उनकी बात सिरे से ही नज़रअंदाज कर दी। साइका ने ग्लास बाप को थमाया और खुद भी दादी के बिस्तर की पैनल्टी की जानिब आ बैठी। उनके पैर सहलाने लगी। दादू ने चंद खून पड़ने के बाद ग्लास वापस थमा दिया। क्या हुआ था आपको? इब्रार साहब ने ग्लास साइका को देते दरियाफ्त किया। तहज्जुद पढ़कर लेटी थी। थोड़ी देर आँख लगी, ख्वाब में नीलम को आग के दरिया में कूदते देखा। मेरे मेरा दिल बहुत घबरा रहा। कुछ कर अबरार। जो रपट लिखवानी थी थाने में लिखवाई। कुछ पता चला? वो बेसब्री से पूछ रही थी। एफआईआर लिखवा चुका हूँ अम्मा, 2 दिन हो गए। पुलिस तलाश कर रही है। वो माँ के सराहने ही बैठे थे। बात करते उनकी नज़रें सामने दीवार पर जमी थी। फिर क्या? कुछ अंदाज़ा, कोई बात? क्या कहा पुलिस ने? अब की बात भी बेसब्री आया थी। उन्होंने शायद आ भरी, फिर अपने हाथों की जानिब देखते बोले, जो एक दूसरे में बेबस थे। पुलिस का शक है वो रुके। कि? दादू ने उनके मुस्सिफ चेहरे की जानिब देखा। कि शायद नीलम निकाह की वजह से घर छोड़। नहीं बाबा, गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, नामुमकिन। पुलिस वाले बकवास करते हैं। आपने उनकी बात सुन भी कैसे ली? मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? साइका बिफर कर खड़ी हुई। एतबार है मुझे भी अपनी बेटी पर। मेरी जान, मेरे जिस्म का टुकड़ा है वो। तभी उनकी बात को रद्द कर दिया। कहा है उनसे कि 100% वो किसी हादसे का शिकार हुई है। पुलिस कल आएगी इलाके में पूछगिछ करने। इब्रार साहब के कहने पर साइका गिरने के अंदाज से तख्त पर बैठ गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। दादू ने हाथ दुआ के लिए बुलंद करते कहा। ये मुआशरा, यहाँ गलियाँ, सड़कें हैवानों से भरी पड़ी थीं। भूखे कुत्तों की माने जिस्मों की बू सूंघते ये दरिंदे तो कम सूरत औरत को नहीं बख्शते थे।
वो तो फिर हसन और जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। कई बार मुनफरिद होना, गैर मामूली होना भी हमारे लिए अज़ाब से कम नहीं होता। वो कमरे का दरवाज़ा खोले बाहर लाउंज में आया, पीछे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। लाउंज में आते ही उससे चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो आईएसआई जैसे हसास और खुफिया इदारे में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा था। तो ये कैसे मुमकिन था कि हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ उसे कानों के पर्दे पर दस्तक न देती? उसे थ्री सीटर सोफ़े के साथ टेक लगाए नीचे बैठी, घुटनों में सर दिए सिसकती लड़की नज़र आ गई। वो पुरसुकून साँस खारिज करता, गाजरी रंग के कुर्ते के बाजू रोल करता आगे बढ़ा। उसकी चौड़ी हथेली इस अमल के दौरान मज़ीद चौड़ी दिखाई देने लगी थी। आहिस्ता-आहिस्ता नंगे पैर चलता वो उसकी जानिब बढ़ा रहा था। साफ शफ़ाफ बादामी रंग की टाइल से सजा फ़र्श इस वक़्त कुछ ठंडा-सा महसूस हो रहा था। हर सू खामोशी का राज था। "क्यों रो रही हो?" उससे चंद कदम के फासले पे खड़े उसे सवाल दागा। नीलम ने तेज़ी से सर उठाया। "हमें घर जाना है। हमें दादू, आपी, पापा सब बहुत याद आ रहे हैं। प्लीज़ हमें घर छोड़ाएँ। हम किसी को कुछ नहीं बताएँगे। जो चाहे कसम ले लें, हर वादा निभाएँगे। हम झूठ नहीं कह रहे।" वो रोते हुए बार-बार हाथ के बुर्श से भीगे रुखसार साफ करते बोल रही थी। रोते हुए नीचे लग कर न रूठे बच्चे के अंदाज से मुड़ती वो मेजर आँच पर अपनी इमेच्योरिटी ज़ाहिर कर रही थी। फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम नहीं जानती तुम किस मसले में फँस गई हो। तुम्हारा फैसला अब हेडक्वार्टर ही करेगा। तब तक के लिए खामोशी से यहाँ रह लो। परेशान होने की कोई इस बात नहीं है। तुम यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज़ हो। हाँ, बाहर निकलते ही तुम्हारे साथ क्या-क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं। हमेशा की तरह संजीदा अंदाज़, पुरइत्माद लहज़ा, साकित आँखें, कोई मुजस्मा हो जैसे, जज़्बात और एहसासात से बेबहरा। मेजरास हमारा दम घुट रहा है यहाँ, हम मर जाएँगे, अगर चंद पल और दूर रहे अपनी आपी से, बाबा से, दादू से। वो खड़े होते बोली और एक बार फिर बहते आँसू साफ किए। शट अप! मेरे इतने ज़रूरी काम पड़े हैं और मैं यहाँ तुम्हारे साथ मगजमारी कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? उर्दू ज़ुबान समझ नहीं आती क्या? कल तक मैडम मज़े से बेफ़िक्री की नींद सो रही थीं, मोहब्बत के दावे कर रही थीं, सब जानने पर बाज़िद थीं और अब घर जाना है। वो ईगल के गेटअप में था। उसे मालूम करना था कि रात के अंधेरे में अस्से से भरे कार्टन किस मुल्क को सप्लाई किए जा रहे हैं और यहाँ ये लड़की उसका वक्त बर्बाद कर रही थी, जिसका एक एक मिनट कीमती था। तो जल्दी से हमें बता देना कि आप कौन हैं और ये सब क्या है? आप कितने रूप क्यों हैं? और आप उस जल्लाद किस्म इंसान को कैसे जानते हैं? और ड्रग्स सप्लाई क्यों करते हैं स्टूडेंट्स को? अब वो रोना भूल चुकी थी। उसके रहजम तजस्सुस का आंसर साफ नुमाया था। अनस अपने काम से बाहर जाएगा, बाहर से लॉक लगा कर जाएगा। शोर वगैरह मचाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आसपास के लोगों को बता दिया है कि 2 दिन पहले ही अपनी एक रिश्तेदार लड़की को पंजाब से इलाज के लिए लाया हूँ। पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसे। अगर चिल्लाने वगैरह की आवाज़ें आएँ तो परेशान या फ़िक्रमंद ना हो। उससे पूछा क्या था और बता क्या रहा था, मगर जो उससे बताया था नीलम को यकीन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब तक वो इन अल्फाज पर यकीन कर पाई तब तक वो जा चुका था। उसे मेन गेट बंद होने की आवाज़ से चौंकाया था। वो जो पहले टाइगर की कैद से खौफज़दा थी और फिर मेनाज की कैद में डर कर शिकार रही थी, मेजरास की हकीकत जान लेने के बाद काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी और वो इसी बात का ताना देख गया था, बल्कि मोहब्बत का भी पहला ताना कस कर मारा था। एक तरफ घरवालों की याद थी तो दूसरी तरफ सब जान लेने का तजस्सुस। उस बंदे की हकीकत से आशनाई की तमन्ना भी उतनी ही ज़ोरावर थी जितनी अपनों से मिलने की ख्वाहिश।